वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी सेंटर। तो दोस्तों हमने 4 प्रश्नावली है वो द्विघात समीकरण थी वो कंप्लीट कर ली है। अब बात करेंगे प्रश्नावली 5 जिसका नाम तो क्या है, समांतर श्रेणियाँ, यानी समांतर श्रेणी किस प्रकार की होती हैं। तो फिर समांतर श्रेणी सबसे पहले उसका हमें अर्थ पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी होता क्या है। समांतर श्रेणी पहले ये तो क्या है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, इससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ 1 मिनट का। तो उसमें क्या है, जैसे ये लिख दूंगा मैं समांतर श्रेणी, क्या लिख दूंगा मैं, समांतर श्रेणी, जिसको एपी कहेंगे। अब एपी है वो 2 प्रकार की होती है, हमारी जो बुक है 10th क्लास की उसमें 2 प्रकार की दे रखी है और हमें करनी ये वाली कौन सी, पहली वाली, इस प्रश्नावली कौन सी करेंगे, एपी वाली। और देखो एपी ये 2 प्रकार की होती है, पहली तो कहेंगे इसको क्या, फाइनाइट एपी। अब देखो इसको हिंदी में कहेंगे परिमित एपी। दूसरी कौन सी होगी, इनफाइनाइट एपी। इसका मतलब होता है अपरिमित एपी। अब देखो आप ये तो समझ गए होंगे कि समांतर श्रेणी 2 प्रकार की होती हैं, परिमित समांतर श्रेणी और अपरिमित समांतर श्रेणी। अब आपको ये नहीं पता होगा कि परिमित किसे कहते हैं, अपरिमित किसे कहते हैं। तो देखो परिमित की बात करें ना, तो परिमित का मतलब होता है यानी जिसका अंतिम पद दे रखा हो, उसको कहेंगे परिमित एपी, और जिसमें अंतिम पद नहीं दिया हो वो उसको कहेंगे अपरिमित। तो देखो परिमित की बात करते हैं, अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं परिमित की, तो देखो परिमित का 2 है, 4 है, 6, 8, 10, इसका अंतिम पद दे रखा है। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका भी अंतिम दे रखा है। लेकिन अपरिमित में क्या होता है, जैसे मान के चलो इसमें दे दिया 2, 4, 6, 8 ... ऐसे कर दिया, तो ये क्या हो गया, अपरिमित एपी के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल ले में 1, 3, 5, 7, 9, फिर इसके बाद क्या लगाया देगा, ... इसका मतलब ये क्या है, अपरिमित एपी है। तो दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गई कि समांतर श्रेणी 2 प्रकार की होती हैं, परिमित एपी और अपरिमित एपी। अब ये आपके एग्जाम्पल भी हो गए। अब देखो इस प्रश्नावली में आपको 3 चीज़ काम आने वाली हैं, क्या क्या है। तो देखो एक तो आपको आने वाला है क्या, सार्वअंतर को तो डी से व्यक्त करेंगे, और एक होगा प्रथम पद, उसको करेंगे ए से। फिर एनवा पद उसको डिनोट करेंगे हम ए और नीचे एन लगा देंगे। अब ये तो हमें तीनों चीज़ प्राप्त हो गई। अब जैसे ही हमें अगर एनवा पद ज्ञात करना होगा तो कैसे करेंगे, तो देखो एनवा पद अगर ज्ञात करेंगे तो इसका सूत्र होगा, सूत्र ए एन बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a + n-1 × d। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इसमें काम आने वाली चीज़ मैंने पहले ही बता दी, सार्वअंतर आएगा, और सार्वअंतर कैसे निकालेंगे मैं आगे सब कुछ बताऊंगा। प्रथम पद यानी जो शुरुआत होती है वो पहला पद होता है, एनवा पद a n। अब a n का मान ज्ञात करेंगे तो a में n-1 यानी एक nवा पद है, उसमें से एक कम करके अगर उसमें d का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को प्राप्त कौन सा हो जाएगा, nवा पद प्राप्त। यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अगर कोई यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है, फिर मैं आगे सवाल कराता हूँ। देखो ये वाला, इसको आप फेयर में लिख लेना अलग से। अब मैं इसी हिसाब से अब आपके प्रश्न है वो शुरू कराऊंगा। तो पहले प्रश्न की शुरुआत करें, इसको मैं हटा देता हूं पहले। तो देखो अगर मैं इस सवाल को पहले हटा देता हूं तो फिर हमें करना क्या है, किस हिसाब से करना है, वो कहना क्या चाह रहा है, सवाल क्या कह रहा है। और उसमें ये भी कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। मतलब एक तो ये देखना है कि ये एपी में है या नहीं है, फिर अगर एपी में है तो क्यों है, मतलब दोनों कारण सहित बताने हैं। तो पहले सवाल की बात करते हैं हम। तो पहला सवाल कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद, यानी प्रत्येक किलोमीटर के बाद जैसे कोई उसका फिक्स किराया है, मैंने आपको 3 प्रश्नावली कराया था फिक्स वाला, उसी प्रकार कह रहा है जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए
किराया 15 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर जाता है तो 15 किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर अगर जाता है तो उसके चार्ज कितना लेगा 15 रुपये। अगर प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जाता है तो 8 रुपये। देखो ऐसे समझो, जैसो मान कर चलो ये आपकी क्या है, ये एक बस है आपकी। अगर ये बस यहाँ से और यहाँ तक जाती है, कहाँ तक जाती है, यहाँ तक। अब मान के चलते हैं हम, ये बस ए से गई बी के लिए, कहाँ से, ए से और बी के लिए गई। तो ये क्या कह रहा है, प्रथम किलोमीटर के लिए, यानी यहाँ से और 1 किलोमीटर के लिए अगर आएगी तो ये 15 रुपये चार्ज लेगा, ठीक है, 15 रुपये। अगर यहाँ से भी एक और जाती है, जैसे मान के चलो यहाँ पे क्या था 2 था, तो अगर यहाँ पे जाएगी तो ये क्या होगा, 15 तो ले ही रहा था, लेकिन प्रत्येक किलोमीटर के लिए अतिरिक्त किराया कितना ले रहा है, 8 रुपये। तो कितना आ जाएगा 23, सही है ना, प्रत्येक किलोमीटर के लिए। फिर जैसे ही 3 का ज्ञात करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना 23 प्लस अतिरिक्त किराया कितना 8 रुपये, तो ये कितना हो जाएगा 31। ये एक तरह से एक सीरीज सी आ गई ना, सीरीज प्राप्त हो गई। तो हम लिखेंगे कि प्रत्येक, यहाँ से लिखेंगे प्रत्येक अतिरिक्त किराया सब चीज़ लिखेंगे, प्रत्येक अतिरिक्त किराया, प्रत्येक अतिरिक्त किराया तो कितना ले रहा है वो 8 रुपये। जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए अब देखो आपको एक चीज़ ध्यान आ गई होगी, प्रथम कह रहा है, प्रथम का मतलब ए, मैंने बताया था प्रथम पद होता है वही क्या होता है ए, तो इसको कहेंगे ए। ये इसका मान दे रखा है कितना 15 रुपये, ठीक है। अब देखो एक आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको जो समांतर श्रेणी है उसका व्यापक रूप लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे व्यापक रूप। तो व्यापक रूप कैसे लिखेंगे, देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है। ऐसे ये क्या होता है, व्यापक रूप होता है समांतर श्रेणी का। अब हमें इसी प्रकार से अब क्या करना है, हमें क्या करना है, समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है और ये भी देखनी है ए पी है या नहीं है। तो देखो इसमें करो, तो देखो अगर मैं पहला ले लूँ ए, तो ए मेरा कितना था 15। अब ये A1 हो गया, A2 निकालूंगा मैं तो A2 कितना हो जाएगा 15 में प्रत्येक 8 जोड़ते चलो, 8 कितना हो गया 23। फिर A3 निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 23 प्लस 8 31। A4 निकालो, 31 प्लस 8 इजिकल टू 39। तो अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखना कि 15 23 31 39 लिख गई ना। अब हमें ये देखना है कि ये क्या होगी, ये एपी में सूची होगी या नहीं होगी। तो देखना कब होगी, कंडीशन कब होगी कि जब डी का मान समान आए और प्रथम पद क्या हो, ये वाला हो। तो ए का मान कितना है 15। अब D1, अगर D1 और D2 अगर दोनों बराबर आते हैं तो हमारा जो सवाल है वो किस श्रेणी में आ जाएगा, एपी में। तो D बराबर, अब देखो D का मान कैसे लिखते हैं, A2, यानी पीछे वाली संख्या में से पहली वाली संख्या घटा देते हैं तो A1, यानी 23 में से 15 घटाओ, 23 में से 15 8। फिर D2 निकालो, D2 अगली 31 में से 23, A3, इसको A1 A2 A3 A4 ऐसे दे देंगे नाम इसका, ठीक है। A3 में से A2 घटाओ तो अब क्या आ जाएगा 31 में से 23, 31 में से 23 बराबर 8। तो देखना यहाँ पे D1 बराबर D2 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ लिख देंगे कि यह सूची AP में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट सवाल, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं। तो देखो अब पहले क्वेश्चन हो गया, अब दूसरे की बात करते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ये कह रहा है कोई बेलन है सिलेंडर टाइप का, तो वो कह रहा है उसकी मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप, यानी उसमें क्या है, एक तो हवा है, फिर उसमें से वायु निकालने वाला एक पंप है। प्रत्येक बार बेलन शेष हवा का, जैसे ही पंप एक बार दबाएंगे उसका शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। तो देखो आपको एक डायग्राम से देखो, यहाँ पे देखो ये क्या हो गया आपका, एक बेलन हो गया।
अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है देखो, वायु निकालने वाला पंप, वायु निकालने वाला यहाँ पे कोई पंप है। जैसे ही ये प्रेस करता है इसको, जैसे ही ये यहाँ तक आती है तो इसमें से हवा है वो ऐसे बाहर की ओर निकल जाती है। कहाँ निकल जाती है? बाहर की ओर। यहाँ पे कोई छिद्र है तो यहाँ से ही हवा निकल जाती है। और हवा कितनी निकलती है? पूरी जिसमें हवा थी उसका 1/4 भाग है वो क्या निकल जाती है? बाहर निकल जाती है। तो यही कह रहा है। तो यहाँ लिख देंगे हल बराबर, क्या लिख देंगे? हल बराबर क्या लिखेंगे? हल बराबर प्रत्यय, ये लिख दो, बेलन में उपस्थित हवा। अब देखो बेलन में हमने मान लिया है कि बेलन में उपस्थित हवा कितनी थी? 1 थी। हमने मान लिया है, क्योंकि कुछ भी नहीं होता है तो उसको 100% लेके चलते हैं। तो हमने मान ली कि 1 है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। A1 का मतलब पहला पद हो जाएगा A। अब ये क्या कह रहा है? प्रत्येक बार बेलन में, अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरी बार, यानी ये तो हो गया प्रथम पद। और दूसरे बेलन में शेष हवा जिसको कहेंगे A2। अब A2 कैसे निकालेंगे? तो A2 कैसे निकालेंगे कि हवा डॉट हवा का 1/4 भाग, हवा का 1/4 भाग। अब देखो मैंने ये क्यों लिखा है? क्योंकि हवा इनटू हवा का 1/4 भाग। टोटल हवा कितनी थी हमारी? 1 थी। अब उसमें से 1/4 भाग निकल जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? A2 का मान कैसे आएगा? देखना कि ये तो क्या था? ये तो पूरी हवा थी। अब इसमें से अगर मैं इसको ये हवा 1 और ये क्या था? 1 हवा, इसका 1/4, यानी टोटल हवा थी उसमें से मैं अगर 1 का, यानी जो टोटल थी उसमें से 1/4 का गुणा करके इसमें से घटा दूंगा तो हमारा जो शेष भाग है यानी शेष हवा है वो निकल के आ जाएगी। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे। 1 में से, अब देखो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। अब इसका लघुत्तम लेंगे, 4 आएगा। तो यहाँ पे करेंगे 4 में से 1 बराबर 3/4, यानी A2 का मान हमें कितना प्राप्त हो गया? 3/4। इसी प्रकार से अब A3 का मान ज्ञात करेंगे। किसका करेंगे? A3 का। तो सेम इसी तरह से A3 का देखो 3/4 माइनस 3/4 इंटू 1/4। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने क्या किया था? पहले 1 भाग था, अब कितना रह गया? 3/4। अब 3/4 में से माइनस कर दो तो ये क्या हो जाएगा? इसको तो देखो सॉल्व करेंगे पहले। ये 3/4 ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा 3/16 हो जाएगा, क्योंकि 4 का 4 में गुणा करोगे तो 16। अब इन दोनों का लघुत्तम ले लो तो लघुत्तम आ जाएगा 16। देखो 4 चौक 16 और इसमें गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 माइनस 16 एकम 16 बराबर 9/16। यहाँ तक किसी को नहीं दिक्कत होगी। अब देखो यहाँ पे कोई भाग नहीं जा रहा है ना, तो 9/16 A1 होगी 1, दूसरी होगी 3/4, तीसरी होगी 9/16। अब जांच करेंगे कि ये सूची AP में है या नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूँगा? देखो यहाँ से आगे ये तो मैंने यहाँ पे करा दिया कंप्लीट। अब यहाँ से आगे है कि A1 का मान हमारा आ गया कितना? 1। A2 का मान कितना आ गया? A2 का 3/4, A3 का 9/16। अब देखो A तो आ गया हमारा 1। अब D हमें ज्ञात करना है, D1 D2, तभी तो हमें बताएंगे कि सूची में यानी AB में है या नहीं। तो देखो D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है? ये A2 हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा। तो A2 में से यानी 3/4 में से 1 घटा दूंगा मैं, तो ये D1 का मान प्राप्त हो जाएगा। देखो लघुत्तम में क्या आ रहा है? ये तो 3 है ही, और ये लघुत्तम लेके ये 4 है, यहाँ से गुणा हो जाएगा और लघुत्तम कितना आएगा? 4 का। तो देखो 3 में से 4 गए तो कितना आ रहा है? माइनस का 1/4। ये तो किसका मान हो गया? D1 का। अब बात करते हैं D2 का। तो D2 का कैसे करेंगे? देखो D2 का करेंगे किस में से? A3 में से A2 घटाओ, यानी 9/16 में से 3/4 घटा दो तो ये कितना आ जाएगा? लघुत्तम तो 16 ही आएगा। अब क्या करेंगे? 9, क्योंकि 16 16 एक ही जाएगा। अब 4 से 4 करेंगे 12। अब ये कितना आ गया?
माइनस के 3/16। अब देखना ये माइनस का 1/4 D1 का और D2 का -3/16, यानी D1 नॉट इजिकल टू D2। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः यह सूची AP में नहीं है। ठीक है, देखो कितना सवाल छोटा सा था लेकिन उसमें अंदर कितनी गहराई है, और मैं समझ रहा हूँ कि आपके अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि मैंने इस तरीक़ा से समझाया है कि कोई कितना भी कठिन समझे फिर भी समझ में आ जाएगा। तो पहले यहाँ से यहाँ तक करना है, फिर यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पे एंड करना है। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं इसी का। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका इसी का 3rd नंबर, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, सेम फिक्स वाला वही है, प्रत्येक खुदाई के बाद लागत, जबकि प्रथम मीटर, ये देखो m मैंने मीटर लिख दिया है, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है। यानी कोई कुआं था, ऐसे कोई कुआं होगा, अब ये क्या था, इसको जैसे ही 1 मीटर खोदता है, ये आपका कितना हो गया 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कह देंगे इसको 1 मीटर। अगर इसको यहाँ से और यहाँ तक खोदता है तो वो कितने रुपए लेता है 150 रुपये। अब कह रहा है और बाद में प्रत्येक की खुदाई की लागत, अगर 1 मीटर भी ज़्यादा खुदवाता है तो प्रत्येक मीटर का कितना चार्ज लेगा वो 50 रुपये। प्रत्येक मीटर का कितना 50 रुपये, प्रत्येक मीटर का 50 रुपये। तो देखो अब लिख लेंगे कि माना, यहाँ पे लिखेंगे हल, माना क्या लिखेंगे, देखो मान लेंगे कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, तो देखो इसकी ये क्या है, प्रथम कह रहा है तो हमारा क्या A1 का मान हो जाएगा और इसकी लागत है कितनी 150 रुपये। अब फिर क्या कह रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई की यानी उसके बाद अतिरिक्त, तो यहाँ पे लिख देंगे अतिरिक्त खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी, कितनी है 50 रुपये। कितनी है साहब 50 रुपये, 50 रुपये है। अब देखो मैं आपके दिमाग में आ रहा होगा, 2 सवाल हमने ऐसे कर ही लिए हैं, तो आपके दिमाग में एक चीज़ तो चल रही होगी कि क्यों ना हम डायरेक्ट ही नहीं कर दें, कैसे कि वो क्या कह रहा है, अगर आप प्रथम मीटर में खुदवाते हो तो 150 रुपये ले रहे हैं, अगर अतिरिक्त खुदवा रहे हैं तो कितने ले रहा है 50 रुपये। तो मैं 150 में 50 जोड़ूँ तो कितना आ रहा है 200 आ रहा है, फिर 200 में 50 जोड़ूँ 250 आ रहा है, 250 में 50 जोड़ूँ 300 आ रहा है। तो डायरेक्ट अपनी श्रेणी बना सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिख देंगे A1 बराबर 150 प्लस 50 बराबर 200। फिर दूसरी लिख देंगे, ये तो देखो A1 तो कौन सी हो गई हमारी 150 ही हो गई। अब A2 है, A2 आ जाएगी 150 प्लस 50 बराबर कितना 200। फिर A3 कितनी आ जाएगी 200 प्लस 50 बराबर 250। फिर A4 कितनी आ जाएगी 250 प्लस 50 बराबर 300। ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे आई हैं। अब हमें देखो ये तो आप समझ में आ गई। अब D निकाल लेते हैं। D का मतलब सार्वंतर D। देखो A2 माइनस A1 यानी D1 निकालेंगे A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 200, 200 में से 150 घटाओ, 200 में से 150 घटाते हैं तो कितना आ रहा है 50 आ रहा है। फिर निकालो D2 का मान, D2 का मान निकालो। D2 का निकालेंगे 250 में से 200 घटाओ, यानी A3 माइनस A2 बराबर 250 में से 200 बराबर 50। तो देखो यहीं से पता चल गया कि D1 और D2 का मान कितना आ रहा है, कितना आ रहा है सेम आ रहा है। D1 बराबर है D2 के, तो लिखेंगे कि इसलिए सूची दी गई है जो AP की है। तो आपका आंसर कहाँ पे मिल गया, यानी जो हमें श्रेणी दी गई है या सवाल दिया गया है वो किस में है AP में है। तो देखो यहाँ तक क्लियर हो गया है, इसका आंसर आपको ये मिल ही गया। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने फेयर में नोट कर सकते हो। और सवाल अच्छे लगे हैं तो इसको वीडियो है हमारी उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें, और अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करें। और अब देखो ये
क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, उसका लास्ट सवाल है, यानी क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो ये कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। आपको ये ध्यान रखना है, ये कह रहा है प्रत्येक वर्ष, तो हमें समय 1 वर्ष मानना होगा क्योंकि समय इसमें कहीं नहीं दे रखा है। जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% की दर से, यानी 10% की राशि है वो, सॉरी 10,000 रुपये 8% की राशि है, वो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो आपको बताना है इसकी जो अगली किस्त हैं वो किस प्रकार की होंगी। तो देखो अब मान लेते हैं, क्या मान लेंगे कि देखो प्रथम यानी राशि यानी A1 हमारा कितना आ रहा है, ये सवाल में दे रखा है 10,000। अब इस सवाल में ये भी दे रखा है दर कितनी दे रखी है, यहाँ पे लिख देता हूँ एक साइड में। दर कितनी दे रखी है अपनी 8%। अगर समय नहीं दे रखा है तो समय दे नहीं रखा है, दे रखा है यहाँ पे देखो प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक का मतलब 1 वर्ष, समय दे रखा है 1 वर्ष। अब पहले तो निकालते हैं हम, ये तो हमारा A1 हो गया। अब A2 की बात करेंगे तो A2 यानी दूसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। तो अब देखो 10,000 रुपये ज्ञात करने हैं, तो मूलधन कितना था हमारा 10,000, तो 10,000 इंटू दर कितनी है 8%, समय 1%, समय 1, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो बचा क्या, 8 गुणा 100 करेंगे तो कितना आ रहा है 800। तो A2 का मान हो गया हमारा 10,000 तो था ही, अब उसमें 800 और जुड़ गया तो ये हो गया 10,800। क्या हो गया A2 का मान 10,800। अब बात करेंगे A3 कैसे निकालेंगे, A3 अब इस पे निकालेंगे, A3 किस पे निकालेंगे A2 पे। तो A2 का मूलधन कितना 10,800 इंटू 8% की दर समय 1 बटे सूत्र के हिसाब से मैंने 100 रख दिए। अब इसका गुणा करो, ये आपस में काटो तो आपस में 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इसका गुणा करो तो ये आ जाएगा 864, क्योंकि देखो 8 × 2 64 और 8 × 8। अब देखो ये A3 का मान कितना हो गया हमारा, A3 का हो गया 10,800, तो ये हमारा आया था, इसमें मैंने 864 और जोड़ दिए। तो इसको जोड़ो, देखो 4 की 4 ही 4 जुड़ेगी और ये 6 जुड़ेगी और ये 8 और 8 16 की 16 जुड़ेगी क्योंकि यहाँ पे 0 है। अब बचा क्या हमारा 1, तो 11,664। ये हमारा क्या आ गया A1 A2 A3 के मान आ गए। देखो यहीं तक काफ़ी है और हमें फिर अब सूची ये देखनी है कि AP में है या नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे A1 A2 और A3। तो A1 कितना था 10,000, A2 10,800, A3 11,664। ये तो हमारे A1 A2 A3 की मान आ गए। अब हमें ज्ञात करने हैं D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 कौन सा है 10,800 है ना, तो यहाँ लिख देंगे 10,800 में से अगर मैं 10,000 घटा देता हूँ तो कितने प्राप्त होंगे 800। अब D2 का मान ज्ञात करेंगे तो D2 A3 माइनस A2 बराबर, अब देखो इसमें से ये वाली संख्या है, इसमें से ये घटा दो, 11,664 में से 10,800 घटा देता हूँ मैं तो कितना प्राप्त होता है मेरे को 800। क्यों, देखो मैंने इसमें 800 जोड़े थे, अब मैं 800 घटा रहा हूँ तो वही क्या हो जाएगा 800 प्राप्त होगा। तो अब लिख देंगे हम कि D1 बराबर है D2 के, यानी दोनों हमें मान सेम प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब सार्वंतर सेम है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे कि सूची क्या लिख देंगे D1 D2 की AP में है। तो ये आपका सवाल हो गया। देख लो कितना ऐसे लग रहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज कहाँ से निकालेंगे, क्या करना पड़ेगा, और ये आपकी श्रेणी प्राप्त हो गई। तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, इससे आगे यहाँ एक कंप्लीट हो गया। अब देखो अब क्या है, ये आपका पहला क्वेश्चन यानी उसके 4 सवाल थे वो तो कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं इसी का प्रश्न नंबर 2। ये कह रहा है दिए हुए AP यानी दिए हुए समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। कितने 4 पद। तो 4 पद कैसे करेंगे, जबकि प्रथम पद यानी A और D निम्नलिखित हों तो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले लिखेंगे, मैंने सूत्र बताया था, सूत्र क्या था AN बराबर A + N - 1 × D, ऐसे ही तो बताया था। ठीक है,
अब देखो सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि व्यापक, सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्यापक सूत्र से, व्यापक सूत्र से। तो देखो 4 पद निकालने के लिए व्यापक सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। ये तो मैंने सिर्फ 4 पद के लिए निकाल दिया, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। मेरे को 4 पद ही ज्ञात करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, अब पहले इस वाले सवाल में रखूँगा। इस वाले में देखो पद कैसे निकलेंगे, a का मान कितना है 10। अब दूसरा देखो a 10 प्लस d का मान 10। फिर तीसरा देखो a का मान 10 प्लस 2 इंटू डी का मान 10। चौथा देखो a का मान 10 फिर 3 गुणा डी का मान 10। इसको सॉल्व कर लो, 10 और 10 और 10 कितने हो गए 20, और ये 10 और 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20 और 10 कितने हो गए 30, और ये 30 और 10 40। तो ये क्या हो गया, 4 पद प्राप्त हो गए हमें। यही तो कह रहा था कि दिए हुए AP के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं जब सार्वंतर और प्रथम पद दिया हुआ हो। तो पहले के कौन से पद हो जाएंगे 10, 20, 30 और 40। अब इसी प्रकार से दूसरा करो, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरा देखो, मैं सबसे पहले सूत्र यही वाला सूत्र लिख देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे व्यापक सूत्र। व्यापक सूत्र में क्या लिखेंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ये 4 हो गए। अब देखो a का मान -2, a का मान -2, d का मान यानी a की जगह पे -2, d का मान 0, फिर जामे रखो -2 प्लस 2 गुणा d का मान 0, फिर इसमें भी रख दो -2 प्लस 3 गुणा d का मान 0। अब देखना -2 तो ऐसे ही कैसे रहेगा, अगर -2 में 0 जोड़ूँ तो -2 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला। अब 2 का गुणा 0 में करूँ तो क्या आएगा 0 आएगा, और 0 में -2 जोड़ो तो वही संख्या सेम प्राप्त होगी। फिर ऐसे ही 3 में 0 का गुणा करेंगे तो 3, अब 0 में कोई संख्या जोड़ेंगे तो वही -2। तो ये हमारे कितने पद प्राप्त हो गए 4 पद। ठीक है, ये हो गया आपका। किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट में, जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट करें। और देखो वैसे इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 पद ज्ञात करने हैं आपको, और a और d के मान दिए हुए हैं। तो अब इस तीसरे सवाल की ओर देख लेते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। कितना सरल सवाल है। देखो a की जगह पे 4, a की जगह पे 4 प्लस d की जगह पे -3। फिर दूसरे को देखो a की जगह पे 4 प्लस 2 गुणा d की जगह पे -3। फिर ऐसे ही इसको रखो, a की जगह पे 4, a की जगह पे 4 प्लस लगा दिया और 3 सूत्र के हिसाब से, और d का मान कितना है -3। सॉल्व कर लो इसको, जोड़ घटाव गुणा सब आपके पास आते ही हैं। तो लिख दो 4 और दूसरा मान निकालो। देखो 4 और ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा। तो 4 में से 3 गए तो 1, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको सॉल्व करो, 2 का गुणा -3 से करेंगे तो माइनस की 6 आ जाएगी, और 4 में से माइनस का 6 घटाएंगे तो कौन सी जाएंगी -2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखो 3 गुणा 3 कितने होते हैं 9, लेकिन एक माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और 4 में से 9 घटाओ कितना आ रहा है -5। तो ये हमारे 4 पद प्राप्त हो गए। कौन से 4, 1, -2, -5। ये तो गए हमारे कौन से 3 सवाल। ये कौन से क्वेश्चन नंबर 2 के 3 सवाल। अब बात करेंगे इसी के 4 और 5 की। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो जब तक। अब देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ये मैंने 1 और 2 और 3 सवाल कराए ना, वो तो नॉर्मल थे, थोड़ा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन आपके लिए ये हैं, और ये भी ज़्यादा कोई वो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आपको लग रहा होगा कि पॉइंट कैसे होगा। तो देखो पहले 4 को सवाल हल कर लें। तो इसका पहले तो लिखो क्या, व्यापक रूप किसका, समांतर श्रेणी का। तो देखो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ये मैंने क्या लिख लिया, व्यापक रूप।
अब मान रखते चलो ए की जगह पे -1, फिर देखो ए की जगह पे -1 और प्लस लगा दिया और डी की जगह पे 1/2, फिर इसमें रखो ए की जगह पे -1 प्लस 2 इंटू डी की जगह पे 1/2, फिर इसमें रखो ए की जगह पे -1 प्लस डी की जगह पे कितना 1/2। इसको सॉल्व कर लो, बाकी आंसर आपका मिल जाएगा। तो ये तो आपको प्राप्त हो ही गया -1। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये क्या है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे। अब दो लघुत्तम कितना आ जाएगा, 2 ही तो आएगा। अब देखो -2 प्लस का 1/2, अब इसको सॉल्व करो, 2 से 2 कट गया तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये आपस में कट जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। अब ये देखो 3/2 माइनस का 1 प्लस का 3/2, यहाँ तक किसी को नहीं दिक्कत होगी। अब देखो -1, अब देखो इसको सॉल्व करूँ मैं, -2 में से +1 जोड़ रहा हूँ तो माइनस की संख्या 1 आएगी, तो कितनी आएगी -1/2। और तीसरा हमें प्राप्त हो ही गया पद, कौन सा था 0। अब चौथा पद कैसे ज्ञात करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे, तो इसका लघुत्तम लेंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे -2, और ये क्या है +3, तो अब प्लस का ज़्यादा है तो साइन कौन सा आएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा प्लस का 1/2, क्योंकि 2 और ये 3 में से 2 गए तो कितने बचेगा 1। तो ये हो गया आपका, देखो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। यहाँ तक किसी को नहीं दिक्कत होगी। अब देखो बात करेंगे लास्ट इसी क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां। इसमें सिर्फ आपको दशमलव दे रखे हैं, इसमें आप दिक्कत कर सकते हो, बाकी कुछ है नहीं इसमें। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे व्यापक रूप, व्यापक रूप लिखेंगे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। क्योंकि 3d तक क्यों लिख रहे हैं, 3d का मतलब हमें 4 पद ज्ञात करने हैं सिर्फ, तो 4 पद हो गए 1 2 3 4। अब मान रख दो इसमें, तो देखो a1 का मान -1.25। अब देखो इसमें रखो -1.25 प्लस डी का मान कितना है -0.25। अब देखो फिर देखो इसके बाद ये तो हो गया कंप्लीट। अब इसको देखो ए की जगह पे -1.25 प्लस 2 इंटू, अब देखो डी की जगह पे -0.25, ये हो गया कंप्लीट। अब इसको देखते हैं, ए की जगह पे -1.25 प्लस 3 गुणा डी का मान -0.25। अब इसको सॉल्व कर लो, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ दशमलव के कारण आपको पॉइंट में यानी गुणा करने में दिक्कत हो सकती है। अब देखो अब दिक्कत आपको कुछ भी नहीं होगी, ये हो गया आपका 1.25, ये तो हमें मान प्राप्त हो गया पहला, यानी A1 प्राप्त हो गया। अब इसको सॉल्व करो, यानी मैं देखो दूसरी जगह समझाता चलूँगा, आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैं समझाता चलूँगा साथ ही साथ में क्या कि देखो 1.25 माइनस का 1.25 और ये क्या है, देखो ये प्लस है ये माइनस, तो प्लस और माइनस कितने हो जाएंगे माइनस ही हो जाएंगे, और माइनस की जगह पे माइनस लगा देंगे और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे, 0 इधर है और 25 इधर है। अब देखना ये मैंने क्या बताया था, साइन सेम हो तो संख्या क्या होती हैं जुड़ती हैं। तो देखो 1 पॉइंट ये 25 और 25 कितने हो गए 50, संख्या कौन सी रहेगी माइनस की, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 1.50। ठीक है, अब ये तीसरी संख्या को देखो, तीसरी ये वाली ये तो हो गई आपकी दूसरी। अब तीसरी देखो माइनस का 1.25 तो है ही 1.25। अब इसको 2 से अगर 25 से गुणा करूँ तो 50 आता है। अब 50 का मतलब यहाँ पे लिख दूंगा, देखो फिर भी इसमें माइनस आ रहा है तो माइनस रख देंगे 0.50। ठीक है, और साइन दोनों में समान है तो क्या करेंगे दोनों में जुड़ जाएंगे, साइन वही माइनस का ही आएगा। तो ये तो कितना था 5 और ये 7 और ये पॉइंट लग गया ये 1, तो ये आ गया आपका माइनस का 1.75। ठीक है, अब बचा आपका लास्ट वाला। देखो अब लास्ट वाले में क्या है, लास्ट वाले में भी कुछ नहीं है। देखो तीसरा प्राप्त हो गया। अब चौथे में देखो माइनस का 1.25 तो है ही, माइनस का 1.25 तो सेम है। अब 3 का गुणा 25 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, और पॉइंट 2 के बाद है तो 2 के बाद लगा दिए 0, कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। ठीक है,
अब इसको जोड़ दो, 5 और 5 10, 7 और 2 9, 9 और 1 10, उसके बाद पॉइंट लग गया। अब ये देखो ये क्या है, प्लस और माइनस, फिर भी माइनस है, तो ये हो जाएगा 1 और 1 2। मैंने सिर्फ क्या किया है, जोड़ा है और साइन वही रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में समान साइन है तो साइन वही रहेगा माइनस का, और संख्या जुड़ जाएंगी बस। तो संख्या जोड़ी तो मैंने कितनी आ गई, 2.00, और ये किसकी, माइनस की। तो ये आपको प्राप्त हो गई, देखना A1 A2 A3 A4। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए, यानी ये तो पक्का है कि क्या है, AP है, और उसके लिए प्रथम पद तथा क्या, सार्वंतर, यानी प्रथम पद को हम कहेंगे क्या, A। प्रथम पद उसको तो कहेंगे A, और सार्वंतर को कहेंगे क्या, D। ये हमें बस ज्ञात करने हैं 2 चीज़। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सबसे पहले प्रथम पद तो हमेशा शुरुआत का पद होता है, तो ये तो हमारा हो गया कौन सा, 3। अब बात करते हैं D। तो D कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने बताया था कि अगर D1 ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे कि D1 बराबर A2 माइनस A1। अब इसमें A1 A2 कौन सा है, A1 ये रहा, A2 ये रहा, A3 ये रहा, A4 ये रहा। अब इसमें से सॉल्व कर लो। देखो A2 का मतलब 1 में से 3 घटाओ, यानी 1 में से 3 घटाने पर माइनस का 2 प्राप्त हो रहा है। अब उसी प्रकार D2 निकालो। D2 देखो A3 में से A2, यानी A3 हमारा कितना है, माइनस का 1, फिर माइनस लगाएंगे क्योंकि घटा रहे हैं। अब A2 का मतलब 1, तो ये देखो माइनस का 1 कितने हो गए, माइनस के 2, कोई दिक्कत नहीं। D3 निकाल के देख लो। देखो वैसे तो आगे क्या, क्योंकि देखो D1 और D2 दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब AP में है और इसका सार्वंतर है वो माइनस का 2 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक और प्राप्त कर लेते हैं, A4 माइनस A3 बराबर, A4 कितना है, माइनस का 3। अब A3 यानी ये माइनस है और ये कितना है, माइनस का 1। तो देखो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 1 बराबर माइनस के 2। तो हम कह सकते हैं कि D1 बराबर D2 बराबर D3। तो D बराबर किसके हो जाएगा, -2 के। ठीक है, और A हमारा कितना आ गया, 3। तो यहाँ पे लिख देंगे A बराबर 3। ये हमें प्राप्त हो गए आपके दोनों मान। ये तो हो गया पहला आपका AC का। अब AC का दूसरा सवाल बात करते हैं। दूसरा क्या है, इसी प्रकार से करना है। तो देखो प्रथम पद यहाँ लिख देंगे, प्रथम पद हमारा कितना प्राप्त हो गया, माइनस का 5। अब D ज्ञात करना है, यानी इसको कहेंगे सार्वंतर। तो सार्वंतर कैसे करेंगे, सार्वंतर का मतलब D। तो D कैसे करेंगे, D1 बराबर वही सेम कंडीशन, A1 A2 A3 A4। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही ज्ञात कर लो, D1 D2, उसी से पता चल जाएगा। D1 का मान देखो A2 माइनस A1, -1 में से अगर मैं माइनस के कितना घटा दूँ, 5 घटा दूँ तो कितना प्राप्त हो रहा है, देखना 1। ये तो कितना है, माइनस का 1 है, और ये माइनस क्या हो जाएगा, +5 बराबर प्लस का 4। क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है, प्लस वाली संख्या बड़ी में से अगर मैं छोटी घटा रहा हूँ तो साइन हमेशा कौन सा आएगा, बड़ी संख्या वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब बात करते हैं D2, यानी ये तो हमें D का मान प्राप्त हो गया, लेकिन और चेक करेंगे कि यही आता है कि नहीं आता। तो A3 माइनस A2, अब A3 का मान देखो 3 माइनस A2 माइनस का 1। अब देखो ये तो 3 है ही, और इसमें से मैं माइनस को गुणा कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 3 + 1 बराबर कितने, 4। तो ये दोनों देखो D1 बराबर D2 कितने हो गए, 4। तो हम कह सकते हैं कि ये श्रेणी है वो किस में होगी, AP में होगी, जिसका प्रथम पद माइनस का 5 और सार्वंतर है वो 4 प्राप्त होगा। तो ये हो गए आपके कौन से, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और दूसरा। अब बात करेंगे इसी के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की।
अब देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या कह रहा है, वही सेम कंडीशन है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रथम पद ए से कहते हैं तो a1 बराबर 1/3। अब निकालेंगे सारवंतर को कहते हैं d, तो d का मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले d1 वही कंडीशन वैसे ही इसमें से और इसको घटा दो पहले, तो यानी 5/3 में से अगर मैं 1/3 घटा रहा हूँ, देखो हर दोनों में समान है तो क्या करेंगे डायरेक्ट ऊपर वाले अंश में से घटा दो, तो 5 में से 1 गई तो 4/3 मान प्राप्त हो गया d1 का 4/3। अब इसी प्रकार से d2 ज्ञात करो। अब d2 9 में से 5 घटाएंगे डायरेक्ट, यानी 9/3 में से 5/3 घटाएंगे तो डायरेक्ट कितना 4/3, क्योंकि संख्या हर में समान है तो डायरेक्ट जो अंश होता है उसमें से घटा देते हैं, तो 9 में से 5 गए तो 4/3। तो यहाँ लिखेंगे कि d1 बराबर है d2 के, तो हमारा सारवंतर है वो जो हमने ज्ञात करना था वो कितना आ जाएगा 4/3। ठीक है। अब इसी प्रकार से इसी का चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो प्रथम पद क्या लिखेंगे 0.6, जिसको a1 कहेंगे। क्या कहेंगे, a1 कहेंगे। अब सारवंतर आप जानते हैं कि दूसरी संख्या में से अगर मैं पहली संख्या घटा दूं तो क्या प्राप्त होता है मेरे को सारवंतर, जिसे d से व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पे निकालो d1 बराबर दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाओ, 1.7 में से 0.6 घटा दो, तो देखो 1.7 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, और ये 6, तो 7 में से 6 गई तो 1, तो 1.1। फिर d2 ज्ञात करो, d2 इसमें से 2.8 में से 1.7 घटाओ, 2.8 में से 1.7 घटाओ, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख दो 2.8 में से 1.7 घटाओ, तो 8 में से 7 गए तो 1, 2 में से 1 गए तो 1, तो इसका मतलब ये भी हमें सेम प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि d1 बराबर d2 बराबर कितना 1.1। तो हम कहेंगे कि सारवंतर हमें जो ज्ञात करना था वो कितना प्राप्त हो गया हमें 1.1। तो इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली है, यानी इसका जो समांतर श्रेणी थी 5.1, उसका पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, ये होते हैं आपके कंप्लीट। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिए और उनको बताइए कि आपकी जो प्रश्नावली है वो एकदम बेहतरीन तरीके से कराई जा रही है। तो बच्चों से सभी से जुड़िए। थैंक यू।